मैं थोड़ा डीए से प्रैक्टिस कर रहा था, तो वो उसका कोड है बस। तो मैंने जैसे बोला था मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो या तो वो बात की बात है। बट हम लोग आज क्या पढ़ेंगे मैं बता दूं, तो मैं इसको बंद करके कैनवा ओपन करता हूँ। कैनवा, ओके। यहाँ से एक सेकंड, ये आपका नहीं है, कहाँ गया ये वाला। तो आप लोगों को मैंने ये पीपीटी शेयर किया था आप लोगों के ग्रुप में, आप लोग चाहो तो इसमें आके देख सकते हो। जैसे एक जन यहाँ पे कार्तिक जी यहाँ पर है, ठीक है, आप जैसे वो देख रहे हैं तो आप लोग भी यहाँ पे आके देख सकते हो। जो मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को वही चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोगों का ये लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिया है ग्रुप में, तो आप लोग वहां से जाके इसको जस्ट एक्सेस कर लोगे। तो आज हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वो मैं बता दूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल सीएसएस या फिर इंटरनल सीएसएस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इंटरनल सीएसएस क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, ये सब चीजें हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे हमारे एचटीएमएल के अंदर टू मेक आवर वेबसाइट, जैसे बोलते हैं ना ब्यूटीफाई करने के लिए। तो वैसे ही हमारे वेबसाइट को अगर ब्यूटीफाई करना है तो हमें कुछ सीएसएस के मेथड्स पहले जान लेने चाहिए कि कौन सा वाला सीएसएस कहाँ यूज करना है। इसीलिए मैंने पहले 3 मेथड्स बोले थे, ठीक है। 3 मेथड्स ही होते हैं सीएसएस में, इनलाइन मेथड, इंटरनल मेथड, एक्सटर्नल मेथड, ठीक है। इनलाइन मेथड मैंने बहुत पहले पढ़ाया था, तो इंटरनल और एक्सटर्नल को आज हम लोग देखेंगे, और तीनों में जो डिफरेंसेस है वो मैं बताता चलूंगा, सो डोंट वरी, ओके। वंश ने कमेंट किया है, सर फ्रंट एंड सीखने के बाद डीएसए जरूरी है क्या? नहीं पड़ती। डीएसए मेनली आपको ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि डीएसए एक्चुअली बैकएंड का ही ज्यादा काम आता है, या फिर सिस्टम डिजाइन ऐसी चीजों में ज्यादा काम आता है, ओके। सर पीपीटी कौन से ग्रुप में आती है? आती नहीं है, वो मैंने एक बार ही शेयर किया है। अगर शुभोगा जी आप अगर हो यहाँ पे, आप पीपीटी का लिंक यहाँ पे चैट बॉक्स में दे दो, एक सेकंड। आपको देने की जरूरत नहीं, मैं देता हूँ, एक सेकंड। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक सेकंड मैं दे देता हूँ, कॉपी पेस्ट, ओके। तो ये रहा पीपीटी का लिंक, मैं इसे पिन कर दे रहा हूँ। यहाँ से जाके ओपन करो, ये कैनवा का ये फाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर कंटिन्यू करें, एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ठीक है, हम बैक, ओके। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। तो इनलाइन सीएसएस हम लोगों को हम में से कितने लोगों को पता है क्या होता है, एक बार मुझे चैट में बताइए तो, या फिर हैंड रेस करके बताइए। इनलाइन सीएसएस क्या होता है, कितने लोगों को पता है हम में से? 1 2 3 4, ओके, बताइए बताइए सब लोग एक बार हैंड रेस करके बता दीजिए कितने लोगों को पता है। ठीक है, 5 लोगों को पता है, मतलब इन लोगों ने अच्छे से क्लास किया है, 6 7। ठीक है, तो जिनको नहीं पता है मैं बता दूं इनलाइन सीएसएस कैसे दिखता है, क्यों करते हैं हम लोग उसमें काम, वो सब मैं बताऊंगा, ओके। यस, इनलाइन टैग, इन टैग एक्चुअली। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तीन चीजों को, मतलब तीन मेथड्स को ही आज हम लोग देखेंगे। तो तीनों मेथड्स को एक साथ अगर आप लोग देख लेते हो तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन से मेथड में क्या होता है, ओके। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सेकंड, मैं वीएस कोड में जाऊंगा। यहाँ से आपका जो फोल्डर होता है, आपके लिए जो मैंने फोल्डर बनाता हूँ मैं रोज, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। आज है डे 11, तो एक नया फोल्डर बनाते हैं, दैट विल बी वेरी गुड। डे 11, आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज होगा हमारा सीएसएस प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लिया मैंने, देख रहे हो आप लोग, देख पा रहे हो आई गेस, ओके। तो यहाँ पे जाकर मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा, सॉरी न्यू फाइल बनाऊंगा। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा? सपोज मैं index.html लिखता हूँ, ताकि मुझे समझ में आए ज्यादा। इसका नाम आप लोग खुद के हिसाब से रख सकते हो, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो index.html के अंदर बॉयलर प्लेट, ये हमारा फाइल, इसको मैं रखता हूँ इसमें स्नैप, इसको करते हैं बंद, गो लाइव, ओके। ये शायद यहाँ ओपन होगा, यस। इसको मैं स्नैप कर लेता हूँ साइड में, ऑल राइट, दिख रहा है सबको? तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इनलाइन सीएसएस को देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ एक, एचटीएमएल में भी कमेंट्स होते हैं जैसे मैंने दिखाया। कमांड या फिर कंट्रोल क्लिक करके आप फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करो तो आपका कोई भी लाइन कमेंट आउट हो जाएगा। अगर आपको मैनुअली टाइप करना है, अगर आपको कमेंट मैनुअली टाइप करना है तो आपको इतना सारा चीज एक साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैनुअली कैसे कमेंट करें? सपोज मुझे कमेंट करना है एक लाइन, तो मुझे पहले एक एंगुलर ब्रैकेट देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये एंगुलर ब्रैकेट क्या करता है, जस्ट हमें एचटीएमएल में टैग्स और कमेंट्स लिखने में मदद करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एंगुलर ब्रैकेट के बाद हम लोग देंगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद डबल डैश मैं जब भी प्रोवाइड करूंगा एचटीएमएल मुझे ऑटोमेटिकली कमेंट ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट करके दे देगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया, ये हमारा कमेंट। इसको आप लोग सिंपल कैसे कर सकते हो, जस्ट अपने कीबोर्ड पे जो कंट्रोल की होता है उसको होल्ड करके आपको जो ये की जहां दिखेगा, ये है फॉरवर्ड स्लैश, इसको प्रेस करो तो वो लाइन कमेंट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर एम्प्टी कमेंट जनरेट करना चाहूँ तो वही करूंगा, देखिए मैंने किया, ये मुझे ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देगा। तो ये है सबसे इफेक्टिव उपाय एक कमेंट जनरेट करने के लिए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसके नीचे जो कोड रहेगा वो रहेगा इनलाइन सीएसएस, ओके।
तो इनलाइन सीएसएस के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक h1 टैग लेंगे। h1 टैग के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, सपोज इनलाइन सीएसएस मेथड, सेव करता हूं मैं। ये आ गया हमारा इनलाइन सीएसएस मेथड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर कौन सा वाला एट्रीब्यूट लिखेंगे, कौन बता पाएगा, देखते हैं। h1 टैग के अंदर हम लोग कौन सा वाला एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिससे मैं इसको स्टाइल कर पाऊं या फिर सीएसएस लिख पाऊं इसके अंदर, कौन बता पाता है, देखते हैं। कौन सा एट्रीब्यूट लिखेंगे, जल्दी बताइए। जिनको पता है वो लोग थोड़ा फ्लेक्स करो, जिनको नहीं पता उनसे आप लोग थोड़ा अलग हो। जिनको नहीं पता अब मैं बता दूं, ठीक है। हम लोग यूज करेंगे एक स्टाइल एट्रीब्यूट। खुशी जी थोड़ा गलत हो गया, एचरेफ नहीं स्टाइल यूज करेंगे। तो h1 टैग के अंदर हम लोग यूज करेंगे एक स्टाइल एट्रीब्यूट, ये वाला, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट का काम ही यही होता है कि उसके अंदर हम लोग सीएसएस लिखते हैं। तो मुझे पहले कौन सा वाला सीएसएस लिखना है, सपोज मुझे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, ठीक है। तो हम लोग कलर के लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कौन बता पाता है, देखते हैं। कलर के लिए कौन सा वाला प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं, जल्दी लिखिए। चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग लिखो। कलर के लिए हम कौन सा वाला प्रॉपर्टी यूज करते हैं सीएसएस के अंदर, ठीक है। सोम अवस्थी जो बोल रहे हैं, क्वेश्चन है, हाँ बताइए प्लीज। हम लोग यूज करते हैं कलर प्रॉपर्टी, यस। तो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग लिखेंगे COLOR कलर। कलर लिखने के बाद VS कोड मुझे सजेशंस देगा। आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या फिर आप लोग एंटर प्रेस कर सकते हो। एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी सिलेक्ट होकर ऑटोमेटिकली ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कलर प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर मुझे कलर प्रोवाइड करना है, सपोज मुझे रेड कलर करना है। तो मैं जब भी रेड लिखूंगा इसके अंदर, इसको अगर सेव करूं तो देखिए ये मेरा जो टैग है या फिर जो कंटेंट है वो मेरा रेड कलर में चेंज हो जाएगा। इसे बोलते हैं इनलाइन मेथड। इनलाइन मेथड मतलब आप लोग एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो मेरा h1 टैग है ये एक ही लाइन में मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने सीएसएस भी लिख दिया है, इसके अंदर हमने कंटेंट भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये इसको इनलाइन इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग इसको एक ही लाइन में लिखते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग इनलाइन, या फिर एक ही टैग के अंदर लिखते हैं, इसीलिए इसको हम लोग इनलाइन सीएसएस बोलते हैं, ठीक है। इनलाइन सीएसएस कब यूज करना है, बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में यूज करना है, वो मैं बताऊंगा बाद में कौन से किस तरह के प्रोजेक्ट्स। लेकिन इनलाइन सीएसएस आपको हर जगह यूज नहीं करना। ये बहुत मतलब अनमेंटेनेबल हो जाता है, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इनलाइन सीएसएस से जितना चाहो दूर रहो, ठीक है। क्योंकि कोड हमें मेंटेन भी करना होता है, जस्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, उसे मेंटेन भी करना एक बड़ा जिम्मेदारी होता है। तो वो बाद में आप लोग देख पाओगे, ठीक है। सोम जी बोल रहे सर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की साइट में जाकर हम किसी कंपनी के डिटेल्स देख सकते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन सोम जी थोड़ी बात लास्ट में कीजिए, ठीक है। तो बताने में थोड़ा आसानी होगा, नहीं तो कट ऑफ हो जाता है, ठीक है। आप लोग आप रहो, बाद में देखते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन मैं बाद में सॉल्व करता हूँ। तो हमने क्या किया, h1 टैग में इनलाइन सीएसएस लिखा। अभी नेक्स्ट हमारा कौन सा मेथड है, नेक्स्ट हमारा है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस का मतलब क्या होता है, इंटरनल का मतलब समझो पहले। इंटरनल मतलब अंदर, ठीक है, या फिर किसी मतलब किसी फाइल के अंदर, ऐसे समझो इंटरनली, ठीक है। इंटरनली कहाँ प्रॉब्लम करता है इनलाइन सीएसएस, हाँ बताऊंगा, डोंट वरी खुशी जी, डोंट वरी, एक सेकंड वेट करो, सब कुछ बताऊंगा। तो इंटरनल सीएसएस का मतलब होता है कि जिसको हम लोग HTML फाइल के अंदर लिखते हैं, ठीक है। इनलाइन सीएसएस क्या होता है, एक ही लाइन में। इंटरनल सीएसएस क्या होता है, उसको हम लोग इंटरनल बोलते हैं क्योंकि उसको हम लोग HTML फाइल के अंदर लिखते हैं। आप अभी ये सोचो, आप अभी ये सोच रहे होगे कि सर स्टाइल मतलब इनलाइन सीएसएस को भी तो हम लोग स्टाइल सॉरी सॉरी इन HTML फाइल के अंदर लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग इंटरनल क्यों नहीं बोलते। इनलाइन और इंटरनल इंटरनल में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इसीलिए उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने दोनों को अलग नाम दिया है। इनलाइन सीएसएस में आप लोग स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो, ठीक है। इंटरनल सीएसएस में आप लोग क्या यूज करोगे, एक स्टाइल टैग यूज करोगे। कहाँ, यहाँ पे अगर आप लोग देखो, ये है हमारा इनलाइन सीएसएस, देखिए स्टाइल एट्रीब्यूट, इसके अंदर कलर रेड। फिर हमारा आता है इंटरनल सीएसएस, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वी यूज स्टाइल टैग टू राइट सीएसएस, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। स्टाइल देखिए एक टैग है, उसके अंदर हमने कुछ लिख के रखा है। इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं HTML फाइल के अंदर, कहाँ, हेड टैग के अंदर, ठीक है। तो हेड टैग के अंदर हम लोग लिखेंगे स्टाइल। यहाँ पे स्टाइल लिख के एंटर करोगे तो एक टैग आएगा, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, सीएसएस लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे कमेंट आउट करके रखता हूँ एक और बार, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल सीएसएस, ठीक है। अब इस स्टाइल टैग के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग सपोज ये जो इनलाइन सीएसएस है इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, एक h2 टैग लेता हूँ। इसके अंदर मैं लिखता हूँ इंटरनल सीएसएस मेथड, ठीक है। ये आ गया मेरा इंटरनल सीएसएस मेथड। अभी आप लोग नोटिस करो, इसमें कोई कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग इस h2 टैग को इंटरनली जो हमारा मेथड होगा इंटरनल सीएसएस मेथड, उससे हम लोग इसको स्टाइल करेंगे। कैसे,
हम लोग इस स्टाइल टैग को लेंगे, ठीक है, हेड टैग के अंदर ये रहना चाहिए, इसको बाहर भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट सब लोग इसके हेड टैग में रखना प्रेफर क्यों करते हैं ये मैं बता दूं, ताकि कोड मेंटेनेबल हो या फिर कोड समझने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग स्टाइल टैग को हमेशा हेड टैग के अंदर रखते हैं। तो स्टाइल टैग के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, हमें पहले इस स्टाइल टैग के अंदर एक चीज हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा या फिर इसको बोलना पड़ेगा। इसको पहले ये समझाना पड़ेगा कि हम लोग कौन से टैग को टारगेट कर रहे हैं या फिर सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें बताना पड़ता है कि किस टैग को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूं, नहीं तो सीएसएस नहीं समझ पाएगा कि किस टैग में मुझे क्या लिखना है। अगर इसके अंदर आप लोग सिंपल लिख दो कलर रेड ऐसे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वैलिड वे नहीं है सीएसएस लिखने के लिए, ठीक है। तो इसको अगर आपको एरर फ्री या फिर एरर नहीं आता सीएसएस में कोई, बट इसको अगर आपको सही तरीके से लिखना है तो आपको स्टाइल टैग के अंदर बताना पड़ेगा कि कौन से टैग को सिलेक्ट करना चाहते हो या फिर किस टैग को आप कलर या फिर कोई सीएसएस अप्लाई करना चाहते हो। तो मैं आपसे अभी पूछता हूं कि मैं किस टैग को सिलेक्ट करना चाहता हूं, एक बार मुझे बताइए तो, किस टैग में मैं मेरे इंटरनल सीएसएस को अप्लाई करना चाहता हूं, बताइए कौन सा वाला टैग है। यस, जिन्होंने लिखा H2, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, हम लोग H2 टैग को सिलेक्ट करेंगे और इसको कलर करेंगे, सिंपल, ठीक है। H2 टैग, क्योंकि इसी टैग में मैंने लिख के रखा है H2 इंटरनल सीएसएस मेथड। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टाइल में हम लोग लिखेंगे H2, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ये सब आपको बाद में बताऊंगा, बट आपको पहले H2 लिखना है, जिस टैग को आप कलर करना चाहते हो या फिर सीएसएस लिखना चाहते हो उसको बस लिखना है, उसका नाम लिखने के बाद एक सेकंड ब्रैकेट, इसके अंदर हम लोग सीएसएस लिखेंगे। क्या सीएसएस लिखेंगे, आप अगर ये ही कॉपी करो जो मैंने इनलाइन में लिखा है, देखिए कलर रेड, इसको अगर आप लोग कॉपी करो, कॉपी करके अगर इसमें पेस्ट कर दो तो ये एक वैलिड स्टेटमेंट है, ठीक है, ये एक वैलिड कोड है। तो इसको अगर आप लोग सेव करोगे तो ये भी रेड हो जाएगा। तो आप लोग एक चीज नोटिस करो, जो मैंने एक्चुअल सीएसएस यूज किया है वो हर जगह सेम ही होता है, क्योंकि सीएसएस हमारा ये है कलर रेड, बट हमने जो स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया था पहले इनलाइन में और स्टाइल टैग अभी यूज कर रहे हैं, ये है सीएसएस मेथड्स, मतलब कैसे हम लोग सीएसएस को हमारे एचटीएमएल में यूज कर सकते हैं। बट बिहाइंड द सीन जो सीएसएस रहेगा वो हमारा हमेशा सेम रहेगा। जैसे कलर रेड, ये देखिए यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, तो जस्ट सीएसएस हमारा सेम है, बट जो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं वो अलग है। तो इसमें हम लोग इंटरनल मेथड यूज कर रहे हैं और इसमें इनलाइन मेथड यूज कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका कलर हम लोग कुछ और करते हैं, सपोज ब्लू कर देंगे, देखिए ये इंटरनल सीएसएस में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये है इंटरनल सीएसएस, कैसे इंटरनल सीएसएस आपको यूज करना है, समझ में आया, एक स्टाइल टैग से, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट हमें जो सीएसएस यूज करना होगा वो है एक एक्सटर्नल सीएसएस, देखते हैं क्या है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल का मतलब क्या है, बाहर, बाहर मतलब कहाँ कहाँ लिखेंगे सीएसएस, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द सीएसएस वी यूज आउटसाइड ऑफ योर ऑफ आवर एचटीएमएल फाइल। मतलब ये एक्सटर्नल सीएसएस ऐसे टाइप का सीएसएस है जिसको हम लोग एचटीएमएल फाइल के बाहर लिखते हैं, एक्सटर्नल। एक्सटर्नली हम लोग सीएसएस लिखेंगे कैसे, हम लोग अगर एग्जांपल देखें तो पहले हमें एक सीएसएस स्टाइल डॉट सीएसएस नाम का एक फाइल बनाना पड़ेगा। कहां बनाना पड़ेगा, जहां पे हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बनाया है वहां पे स्टाइल डॉट सीएसएस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे उसी को कर लेते हैं पहले। मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के बाद एक स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल बनाऊंगा, देखिए स्टाइल डॉट सीएसएस, एंटर करूंगा तो स्टाइल डॉट सीएसएस हमारा आ जाएगा यहाँ पे। अभी एक और काम बाकी है, ठीक है। एक और काम क्या है, एक और काम है, इस स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल को हमें इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर हमें लिंक करना पड़ता है। लिंक, ये देखिए यहाँ पे लिंक टैग यूज किया गया है इसके लिए। तो ये लिंक करने के लिए हम लोग इस लिंक टैग का यूज करते हैं, मतलब इस स्टाइल फाइल को हमें इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर बताना पड़ेगा कि मैं भैया बाहर से कोई सीएसएस फाइल यूज कर रहा हूं हमारे एचटीएमएल को स्टाइल करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लिंक टैग का यूज करते हैं एचटीएमएल के साथ सीएसएस को लिंक करने के लिए, ताकि एचटीएमएल समझ सके कि कैसे बाहर से कोई सीएसएस फाइल से मैं स्टाइल्स लूंगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, तो मैं एक चीज पहले बता दूं, यहां पे मैंने एक ही फाइल के अंदर इंटरनल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस लिखा हुआ है, ये कभी मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता रहा हूं। एक ही फाइल के अंदर दो तरह के सीएसएस मेथड्स यूज कभी मत करना, कभी नहीं, ये एक स्ट्रिक्ट रूल है, मत करना,
मैंने जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको दिखाया है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बट दो मेथड्स एक साथ कभी यूज मत करना। समझ में आया कि नहीं? एक बार हैंडल्स करके बताइए किस किस को समझ में आया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी यूज मत करना दो मेथड्स एक साथ, जैसे मैंने इनलाइन और इंटरनल एक साथ यूज किया है, कभी मत करना। क्यों नहीं करना है, क्या होगा इससे, ये सब बात की बात है, जब एडवांस लेवल में सीएसएस कभी सीखोगे तो आपको समझ में आएगा। सिंपल बात मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप एक ही मेथड में एक ही फाइल में दो मेथड्स यूज कर लेते हो, और कभी अगर दोनों मेथड्स में सेम फाइल में सेम टैग में अगर क्लैश हो जाए, मतलब अगर मैं यहाँ से इंटरनल सीएसएस में मैं H2 टैग से इसको हटा के H1 टैग कर देता हूं, मैंने H1 टैग को टारगेट किया जिसमें ऑलरेडी कलर रेड किया हुआ है। अगर मैं इसको सेव करूं तो आप लोग मुझे बताओ कि कौन सा वाला कलर अप्लाई होगा। मैंने यहां भी H1 टैग को सिलेक्ट किया है, यहां भी H1 टैग में एक अलग से स्टाइल प्रोवाइड करके रखा है, कौन सा वाला कलर अप्लाई होगा किसको पता? यहाँ पे ब्लू कलर आएगा इसमें या फिर रेड कलर ही रहेगा, कौन सा वाला कलर होगा बताइए? बहुत सारे बताइए बताइए कौन सा वाला कलर रहेगा, देखते हैं। एक ने बताया ब्लू, बाकियों का रेड रेड। व्हीट, व्हीट कलर कहाँ से आ गया? नहीं मैं वो नहीं बोल रहा वंश जी, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। ब्लू, ठीक है। तो बहुत लोगों ने बोला ब्लू, बहुत लोगों ने बोला रेड, तो मैं बोलता हूँ ये रेड ही रहेगा। देखें होता है कि नहीं? अगर मैं इसको सेव करूं, क्या हुआ, ये कलर जो मैंने यहाँ पे ब्लू प्रोवाइड किया था उसमें ये अप्लाई हुआ ही नहीं, मेरा ये वाला स्टाइल अप्लाई हो गया। क्यों हुआ? इसको बोलते हैं सीएसएस की स्पेसिफिसिटी। इसके बारे में अभी मत पढ़ो, ये बात की बात है, एडवांस टॉपिक के अंदर आता है ये सब, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि एक ही फाइल में दो तरह के सीएसएस मेथड्स यूज मत करो, क्योंकि इनलाइन सीएसएस की प्रॉपर्टी हाई रहती है। हाँ, उसको स्पेसिफिसिटी बोलते हैं, सोम जी एकदम करेक्ट, ठीक है। तो ये इसीलिए हम लोग एक ही फाइल के अंदर हम लोग यूज नहीं करते। अगर आपको किसी फाइल के अंदर कोई सिलेक्टर मेथड, सॉरी कोई सीएसएस मेथड यूज करना है, तो आप एक ही मेथड को लेके आगे चलो, या तो इंटरनल या तो इनलाइन, दोनों मेथड्स एक साथ यूज कभी मत करना। ये मेरी रिकमेंडेशन है, ये आप लोग समझोगे कभी ना कभी, ठीक है। इसीलिए मैं यहां से बाकियों को रिमूव कर देता हूं। आई गेस इनलाइन और इंटरनल में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ओके, तो मैंने रिमूव कर दिया, सब कुछ यहाँ पे क्लियर है। अभी मैंने जैसे स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल बनाया है, अभी मेरा क्या काम है, अभी इस स्टाइल डॉट सी एस एस को देखिए, इस फाइल के अंदर कहीं भी सीएसएस नहीं लिखा हुआ है, मैंने कहीं भी सीएसएस को लिखा नहीं है, ये बस क्लीन एक एचटीएमएल फाइल है। इसके अंदर मुझे बताना पड़ेगा कि एचटीएमएल को भैया हम लोग बाहर से कोई सीएसएस फाइल उठाएंगे और उसको एचटीएमएल के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। बाहर से कोई फाइल उठाएंगे, एचटीएमएल के अंदर उसको यूज करेंगे या फिर लिंक करेंगे, तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो लिंक करने के लिए हम लोग कौन सा वाला टैग यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं एक लिंक टैग, ये वाला हम लोग यूज करते हैं एक लिंक टैग। लिंक टैग लिखो, लिखने के बाद आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि क्या फाइल है क्या नहीं है। चलिए देख लेते हैं। तो हेड टैग के अंदर जैसे मैंने इंटरनल लिखा है, इसके अंदर आपको लिंक टैग यूज करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा लिंक। लिंक लिखने के बाद अगर एंटर करो तो आपके सामने ये ऑटो कंप्लीट होकर एक लिंक टैग आ जाएगा। देखिए यहाँ पे रेल नाम का कुछ है और इसके अंदर एचरेफ नाम का कुछ है। तो यहाँ पे रेल क्या होता है, एचरेफ क्या है? एचरेफ के बारे में आई गेस सबको पता है, जो लोग प्रीवियस क्लास में थे। एंकर टैग के अंदर हमने एचरेफ देखा था। ये एचरेफ का काम एंकर टैग में कुछ अलग है, यहाँ पे थोड़ा बहुत अलग है, ठीक है। एंकर टैग के अंदर एचरेफ में हम लोग कोई यूआरएल देते हैं, यस। इसके अंदर भी हम लोग यूआरएल दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर यूआरएल देने से क्या होगा, ये आपको कहीं रिडायरेक्ट नहीं करेगा। ये इस टैग का काम थोड़ा अलग रहता है। इसके अंदर एचरेफ का काम होता है कि हम लोग बाहर से अगर कोई रिसोर्स अपने एचटीएमएल के अंदर लिंक करना चाहें, तो उसका जो पाथ होगा, उसका जो एड्रेस होगा, उसको हम एचरेफ के अंदर देंगे, ठीक है। काइंड ऑफ सेम ही वर्क करता है, बट एंकर टैग में फीचर्स थोड़े अलग है। उसमें क्लिक करने से वो रिडायरेक्ट करता है, इसमें कोई रिडायरेक्शन वगैरह नहीं होगा। इसमें जस्ट एचरेफ का मतलब यही होता है कि हम लोग बाहर से कौन सा वाला पैकेज या फिर कौन सा वाला सीएसएस उठा रहे हैं, और उसको उसका एक्चुअली जो एड्रेस रहता है उसको हम लोग यहाँ पे देते हैं इस एचरेफ के अंदर, ठीक है। इसके अंदर फिर एड्रेस हमारा क्या रहेगा, स्टाइल डॉट सी एस एस। तो आप लोग यहाँ पे डॉट स्लैश देके भी स्टाइल डॉट सी एस एस लिख सकते हो, या फिर ठीक है, जैसे हमने इमेज टैग में देखा था डॉट स्लैश, उसके बाद स्टाइल फाइल या फिर जो इमेज फाइल आपका रहता है वो आप लोग जैसे यूज कर रहे थे, वैसे ही डॉट स्लैश प्रोवाइड करोगे तो आपके सामने दो फाइल्स आ जाएंगी, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, स्टाइल डॉट सीएसएस। तो यहाँ से जाहिर सी बात है, स्टाइल डॉट सीएसएस को चूज करना है, करने के बाद एंटर करोगे तो आपका काम खत्म, ये आपका लिंक हो गया, ठीक है। आप लोग ये भी कर सकते हो, बट ये एक सिंपल फॉर्म है एचटीएमएल के अंदर। क्या है मतलब, सिंपल एक शॉर्टकट है। अगर आपका सीएसएस फाइल, सब अच्छे से सुनना, अगर आपका सीएसएस फाइल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो एक्चुअल में हमारा फाइल है, ये फाइल
इसके एब्सोल्युटली बाजू में है या फिर एब्सोल्युटली इसके साइड में है, जैसे मेरा है index.html उसके बाद style.css। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो, अब अगर ये आपका कुछ ऐसा दिखता हो, तो आप लोग यहाँ पे डॉट स्लैश अगर प्रोवाइड ना भी करो, जैसे मैंने प्रीवियसली किया था डॉट स्लैश, अगर आप ये आप ना भी लिखो तो आप जस्ट लिखो style.css लिखोगे तो ऑटोमेटिकली VS कोड मुझे सजेस्ट कर देगा। अभी देखिए ये style.css यहाँ पे डॉट स्लैश मैंने नहीं लगाया, बट ये मुझे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये VS कोड या फिर HTML का एक छोटा सा शॉर्टकट है जिसके अंदर हमें पाथ स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता। अगर आपका अगर स्टाइल फाइल एकदम बाजू में है index.html फाइल के, तो आप लोग जस्ट इसको ऐसे ही लिख दो, ये काम करेगा। तो ये हो गया हमारा लिंक। इसके अंदर रेल का मतलब क्या है? रेल का मतलब होता है रिलेशनशिप। रेल को हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, इस रिलेशनशिप का मतलब आपके रिलेशनशिप से थोड़ा बहुत अलग है। इसके रिलेशनशिप का मतलब है कि ये बता रहा है कि इस लिंक फाइल में या फिर इस लिंक टैग में कैसा फाइल इंटीग्रेटेड है, मतलब क्या इंक्लूड कर सकते हैं या फिर लिंक कर सकते हैं। ये हुआ मेरा काम खत्म। सेव करूंगा, कोई चेंज नहीं दिखेगा क्योंकि हमने कोई सीएसएस लिखा ही नहीं है। ठीक है, ये हुआ मेरा काम खत्म। यहाँ पे कोई अगर दिक्कत नहीं है, एक बार मुझे हैंड रेस करके बताइए। लिंक समझ में आया क्या होता है? लिंक समझ में आ गया कैसे यूज करते हैं हम लोग? एक सेकंड मैं लोअर कर रहा हूं, अभी बताओ। लिंक समझ में आ गया कैसे हम लोग यूज करते हैं? लिंक का मतलब ही यही है कि बाहर से कोई फाइल लाओ, उसको लिंक कर दो, और कुछ नहीं। ठीक है, यही होता है लिंक। अभी अगर इस style.css फाइल के अंदर मैं कुछ लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पे कौन सा वाला टैग यूज किया है? H2 टैग। तो मैं यहाँ पे style.css के अंदर जैसे मैंने इंटरनल फाइल में सिलेक्ट किया था H2 टैग को, वैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा, एक सेकंड ब्रैकेट दूंगा, उसके अंदर मैं लिखूंगा कलर। कलर में क्या दूं? सपोज ग्रीन। सेव करूंगा तो ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से सपोज जो मैंने लिंक किया इसको सपोज मैं रिमूव कर देता हूँ, देखते क्या होता है। सेव करूंगा तो ये काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लिंक करना जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए लिंक करो पहले इसको, index.html को style.css के साथ लिंक करो, नहीं तो ये css काम नहीं करेंगी। तो मैं अगर अभी सेव करूं तो ये काम करेगा। समझ में आई बात? क्लियर है? देखें, क्लियर है कि नहीं बताइए। क्लियर है सब कुछ? ये हुआ एक्सटर्नल मेथड, ये हम लोग कैसे एक्सटर्नल फाइल्स को हमारे HTML के अंदर यूज कर सकते हैं। तो लिंक टैग का काम बस CSS को लिंक करना नहीं होता। हम लोग जब फॉन्ट्स देखेंगे कि कैसे हम लोग बाहर के कुछ फॉन्ट्स हमारे HTML के अंदर यूज कर सकते हैं, उसके अंदर भी आप लोग देखोगे उसमें भी लिंक टैग ही यूज होता है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट होगा, वो बाद में जब दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक लिंक टैग या फिर एक्सटर्नल CSS। साइज चेंज करके बता दो लिंक में। लिंक में साइज चेंज करके मतलब फॉन्ट साइज इसका, वो अब जब थोड़ी देर बाद ही वो है, वो मैं तभी दिखाता हूँ। ठीक है, अभी जस्ट एक्सटर्नल मेथड में आप समझ लो कैसे इसको यूज करते हैं, वो थोड़ी देर बाद ही आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। ये हुआ हमारा रिकैप खत्म। अभी हम लोग देखेंगे कौन से मेथड को कब यूज करना है, मतलब इनलाइन सीएसएस को कब यूज करना है, इंटरनल को कब यूज करना है, एक्सटर्नल को कब यूज करना है। तो एकदम छोटा अगर आपका प्रोजेक्ट है, इनलाइन सीएसएस यूज करो। जैसे एक ईमेल टेम्पलेट, ईमेल कैसा दिखता है ये मैंने पिछले क्लास में भी दिखाया था। ईमेल अगर आप लोग सर्च करो mail.google.com, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा जो सेकंड मेल है उसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स शायद नहीं होंगी। देखिए यहाँ पे एक ईमेल का फॉर्मेट है, हाय देयर यू आर प्रोबब्ली ब्ला ब्ला ब्ला, ये हुआ एक ईमेल। ये क्या है? ये एक HTML है। इसको फॉर्मेट करने के लिए क्या यूज किया गया है? हम लोगों ने यूज किया है HTML। देखिए यहाँ पे आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं, देखिए ये एक P टैग है, इसके अंदर इनलाइन सीएसएस लिखा हुआ है, स्टाइल टैग से। ये इनलाइन सीएसएस हमेशा छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में यूज करो, जैसे एक ईमेल का टेम्पलेट ये वाला। ठीक है, ये बहुत छोटा प्रोजेक्ट होता है, इसमें ज्यादा कुछ डिजाइनिंग नहीं होता। इसको आप लोग यूज करोगे कहाँ?
ईमेल टेम्पलेट्स में इनलाइन सीएसएस यूज करना है। इंटरनल सीएसएस कहाँ यूज करना है, आपसे मैं पूछता हूँ, जिन्होंने क्लास किया था कल वाला, इंटरनल सीएसएस कहाँ यूज करना है, यहाँ तो दिख ही रहा है, आप लोग अगर बता पाओ, कोई और एग्जांपल अगर आपके पास हो तो बताओ, इंटरनल सीएसएस कहाँ यूज करना है। मैंने बताया था पिछले दिनों के क्लास में, मैंने बताया था इनलाइन इंटरनल सीएसएस कहाँ कहाँ यूज करना है। फॉर्म, होम पेज, ओके, काइंड ऑफ ट्रू। ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। इंटरनल सीएसएस आप लोग मीडियम साइज प्रोजेक्ट के लिए यूज करोगे, मीडियम मतलब स्मॉल से मीडियम, ठीक है, आप लोग यूज कर सकते हो इंटरनल सीएसएस। जैसे एक बेसिक कमिंग सून पेज, कमिंग सून पेज क्या होता है, कमिंग सून पेज आप लोग अगर देखो गूगल में जाओ, यहाँ पे टाइप करो बेसिक बेसिक कमिंग सून पेज, आप लोग एग्जांपल्स में जाके देखो कि कितने सारे कमिंग सून पेजेस आपको दिख रहे हैं। तो कमिंग सून पेज कुछ नहीं होता, ये जस्ट एक वेबसाइट को, अगर कभी कभी कोई वेबसाइट अगर डाउन हो जाए या फिर कहीं वो वेबसाइट अगर अभी तक डेवलप्ड ना हुआ हो, तो डेवलपर्स क्या करते हैं, ऐसा एक कमिंग सून पेज अपने डोमेन में शोकेस करवा देते हैं, ताकि कोई यूजर अगर उस वेबसाइट को विजिट करे तो उसको दिखे कि मेरा वेबसाइट अभी कंप्लीट नहीं है, ये थोड़ी दिन बाद लॉन्च होगा। तो वैसी चीजों के लिए आप लोग यूज करोगे एक इंटरनल सीएसएस मेथड, ठीक है। ये क्या यूज करोगे, इंटरनल सीएसएस, मतलब ये एकदम छोटा प्रोजेक्ट होता है, मीडियम साइज प्रोजेक्ट होता है, इसके लिए आप लोग एक इंटरनल मेथड यूज कर सकते हो, ताकि आपको अलग से कोई फाइल मेंटेन करना ना पड़े। जब बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, जैसे ये बॉडी बिल्डर का एग्जांपल यही इसीलिए दिया है मैंने, ताकि आपको बड़े प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत समझ आए कि बड़े प्रोजेक्ट्स कैसे दिखते हैं। जैसे एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, आपका अगर कोई पोर्टफोलियो है, अगर कोई और भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसके लिए आप लोग एक्सटर्नल सीएसएस यूज करोगे तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर है, क्योंकि तभी आपको एक एक्चुअली बड़े प्रोजेक्ट्स में एक्सटर्नल फाइल मेंटेन करना ज्यादा बेटर होता है, ताकि आपका कोड रीडेबल ज्यादा हो, मतलब एक अलग फाइल में सीएसएस है, एक अलग फाइल में एचटीएमएल है, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन से फाइल से क्या आ रहा है, कहां से क्या डीबग करना है, ये सब। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आप लोग हमेशा एक्सटर्नल सीएसएस यूज करना है आपको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। जैसे आप लोग देखोगे हर एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस मेथड। तो इसको आप लोग हम ही लोग यूज करेंगे कहाँ, जब हम लोग पोर्टफोलियो बनाएंगे तब तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये हुआ मेरा रिकैप, खत्म, तीनों में डिफरेंसेस समझ लो। अभी हम लोग जो सीखेंगे वो है प्रॉपर्टीज, जहां पे मैंने लिख के रखा है रियल सीएसएस, मतलब अभी हम लोग सीएसएस के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मतलब किस प्रॉपर्टी के साथ हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं, वो सब चीजें, ठीक है। मतलब हमने अभी तक कौन से प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, कलर हमने पढ़ा है ताकि टेक्स्ट का कलर चेंज हो सके, बैकग्राउंड कलर हमने पढ़ा है ताकि किसी टेक्स्ट का अगर बैकग्राउंड कलर या फिर उसको अगर हाईलाइट करना हो तो हम लोग इस बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। जैसे बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को आप लोगों ने देखा है, मैंने दिखाया था एक बार, एक सेकंड, इस इंटरनल सीएसएस मेथड में, जस्ट अ सेकंड, मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गया, जस्ट अ सेकंड, होल्ड ऑन। दैट्स अ रियल इशू। ओके, ऑडियो क्लियर है सब लोग, एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर करूं, स्क्रीन दिख रहा है एवरीवन। मैं सेकंड मॉनिटर में काम कर रहा था अभी तक, तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ है, तो अभी लैपटॉप के मॉनिटर पे काम करते हैं, ओके, लैपटॉप के स्क्रीन पे, लेट्स गो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैं क्या बोल रहा था, तो हम लोग सीख रहे थे कि बैकग्राउंड कलर कैसे यूज करना है। चलिए बैकग्राउंड कलर देखते हैं, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मेरा जो ये वाला टैब है इसको मैं यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ, ओके, इसको मैं साइड में ओपन कर लेता हूँ, ऑल राइट, ओके, ठीक है, आई होप सब कुछ दिख रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं इस फाइल के अंदर, इस H2 टैग के अंदर, यहाँ पे। तो हम लोग जस्ट कलर के बाद अगर लिखें बैकग्राउंड, ठीक है, BACK लिखोगे आप लोग, तो बैकग्राउंड कलर ही आपके सामने सबसे पहले पॉप होगा। बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करो, आपके सामने ये ऑटो कंप्लीट कर देगा, इसके अंदर आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी का डेटा दे सकते हो या फिर वैल्यू दे सकते हो। जैसे मैं अगर इसमें लिखूं येलो, लिखूंगा तो मेरा बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा, और मेरा जो टेक्स्ट का कलर है, यहाँ पे मैंने पहले ग्रीन देके रखा था, ग्रीन दिखाएगा। तो किसको हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं, किसको हम लोग वैल्यू बोलते हैं, आप लोग पहले ये समझ लो। मैंने ये एक्सटेंसिवली कल मैंने बताया था, ठीक है, इलेबोरेटली मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, किसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, किसको हम लोग वैल्यू बोलते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको समझिए ऐसे कि आपको किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, वो जो कलर आप लोग चेंज करना चाहते हो, कलर एक प्रॉपर्टी है। कलर के कुछ वैल्यूज होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू,
ठीक है, और भी बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, वो होते हैं प्रॉपर्टीज के वैल्यूज। ठीक है, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा किसको हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं, किसको हम लोग वैल्यू बोलते हैं। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बैकग्राउंड कलर क्या है, यहाँ पे कौन बता पाता है, देखते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? ये जो बैकग्राउंड कलर मैंने लिखा है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है कि वैल्यू है? सारा जी ने लिखा है प्रॉपर्टी है। ओके, आपको क्या लगता है, एक बार आप लोग बताइए, आपसे मैं पूछता हूँ क्या है। जो साहब जी ने लिखा है वैल्यू, नहीं, बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम लोग बैकग्राउंड कलर से क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर जो होगा उसको हमें चेंज करना है, जस्ट दैट्स ऑल। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक प्रॉपर्टी। लेकिन प्रॉपर्टी का एक वैल्यू होता है, तो जैसे बैकग्राउंड कलर है उसका एक वैल्यू होता है, वैल्यू है येलो। ठीक है, एक सेकंड मुझे टाइम दो, एक सेकंड, जस्ट मैं एक सेकंड में आया। ओके, हम बैक। ठीक है, तो समझ में आया किसको हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं, किसको हम लोग वैल्यू बोलते हैं? समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना, ये लिखिए पहले, हाँ या ना, प्रॉपर्टी और वैल्यू। ठीक है, हाँ ओके। तो प्रॉपर्टी और वैल्यू आपको ये दोनों में डिफरेंशिएट पहले करना पड़ेगा, ताकि आपको समझ में आए कि कौन से प्रॉपर्टीज का क्या वैल्यू रहता है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर दीजिए। ओके, तो आप लोग पहले, आपसे मैं पूछता हूं, रोहित जी आप पहले ये बताइए कि स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, स्क्रीन तो अभी दिख रहा है ना सबको, स्क्रीन हाँ या ना ये भी बता दो, स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके, सबको दिख रहा है तो ठीक है। तो मैं जो बता रहा था, कलर एक टेक्स्ट है आपके पास, जैसे मैं बता रहा हूँ ये आपका एक टेक्स्ट है, इंटरनल सीएसएस मेथड नाम का एक टेक्स्ट है आपके पास। इस टेक्स्ट का प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी मतलब जिससे आप लोग उस टेक्स्ट का कुछ चेंज कर सकते हो, जैसे उसका कलर, उसका बैकग्राउंड कलर, उसका विड्थ, उसका हाइट, उसका पैडिंग मार्जिन, ये सब। मतलब एक टेक्स्ट का जो चेंजिंग वैल्यूज रहते हैं, मतलब उसको चेंज करने के लिए या फिर उसको स्टाइल करने के लिए जो आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जो मेथड या फिर जो उसको प्रॉपर्टी ही बोलेंगे उसको, उसका एक फीचर होता है, हर एक टेक्स्ट का एक फीचर होता है। जैसे कलर, बैकग्राउंड कलर, इनको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली प्रॉपर्टीज। इसको हम लोग यूज करके उस टेक्स्ट के फीचर्स या फिर उस टेक्स्ट के स्टाइल्स हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस कलर का एक वैल्यू रहता है, मतलब हर एक कलर का, आप लोग जैसे आप अगर घर पे कभी दीवारें अगर अगर आपने कभी कलर किया हो, तो कलर आप लोग क्या बोलते हो, मुझे दीवार कलर करना है। फिर वो दुकानदार आपसे पूछता है कि क्या कलर करना है, तो वो कलर क्या कलर करना है, मतलब कौन सा वाला कलर आपको यूज करना है, वो है उस कलर का वैल्यू। जैसे मुझे शायद मुझे मेरे दीवार में रेड कलर करना है, बहुत वियर्ड है आई नो, बट उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू। ठीक है, वैसे ही बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम लोग किसी टेक्स्ट के बैकग्राउंड को हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे। तो इस बैकग्राउंड कलर का भी एक वैल्यू है जिसको हम लोग बोलते हैं येलो। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज और वैल्यूज में डिफरेंशिएट पहले आपको ये करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको बाकी सीएसएस समझ में आएगा, क्योंकि हर एक सीएसएस का वैल्यू अलग होता है, मतलब प्रॉपर्टी के वैल्यू अलग होते हैं। जैसे कलर और बैकग्राउंड कलर के वैल्यूज सेम ही है, क्योंकि उसमें हम लोग कलर ही ऐड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बट जो मैं अभी नेक्स्ट पढ़ाऊंगा उसमें आप लोगों को बहुत सारे अलग से वैल्यूज दिखने को मिलेगा, इसीलिए आपको पहले ये क्लियर रहना चाहिए कि प्रॉपर्टी कौन सा है, वैल्यू कौन सा है। ठीक है, समझ में आया? रोहित जी समझ में आया, यस या नो ये बता दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया कि नहीं? सब लोग लिख दो एक बार, फिर हम लोग फाइनली आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ सीएसएस प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, चलिए। चलिए, थैंक यू। तभी हम लोग नेक्स्ट सीएसएस प्रॉपर्टी में आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज कहाँ यूज करना चाहिए, ये मैं आपसे पूछता हूँ। फॉन्ट साइज, फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट साइज क्या होता है? ठीक है, आप लोगों ने कभी ना कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर गूगल डॉक्स कभी ना कभी तो यूज किया ही होगा। उसके अंदर किसी टेक्स्ट को बड़ा या छोटा किया है, मतलब किसी टेक्स्ट का साइज जो होता है उसको आप लोगों ने कभी ना कभी किसी सेक्शन के लिए बड़ा रखा है, किसी सेक्शन के लिए छोटा रखना चाहते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी से हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग एक टेक्स्ट के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं।
ठीक है, तो फॉन्ट साइज जाहिर सी बात है कहाँ अप्लाई होगा, इमेज पे अप्लाई होगा या टेक्स्ट पे अप्लाई होगा, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ अप्लाई करना है। तो टेक्स्ट में ही अप्लाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टेक्स्ट का ही फॉन्ट होता है। ठीक है, तो चलिए इसको फिर अप्लाई करते हैं। ये हमारा एक H2 टैग है। ठीक है, इस H2 टैग का जो फॉन्ट साइज है इसको हम लोग पहले जूम आउट करते हैं थोड़ा। ये है H2 टैग हमारा, एक्चुअल में जो H2 टैग है वो। तो इसके फॉन्ट साइज को अगर समझिए, मुझे इंक्रीज करना है, जो H2 टैग ऑटो मैंने सॉरी, जो H2 टैग मुझे पहले से प्रोवाइड करता है जो फॉन्ट साइज, मुझे उससे भी ज्यादा करना है इसके फॉन्ट साइज को। तो क्या करूंगा मैं, तो मुझे यूज करना पड़ेगा एक फॉन्ट डैश साइज प्रॉपर्टी। फॉन्ट डैश साइज, देखिए यहाँ पे आ गया फॉन्ट साइज, क्लिक करो, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर आपको क्या लिखना है, रेड ग्रीन येलो ब्लू, क्या लिखना है, कौन बता है, देखते हैं। फॉन्ट साइज में क्या होगा, कलर होगा कि कोई यूनिट होगा, इंच सेंटीमीटर, फिर फुट, फिर ऐसी चीजें, क्या होगा, मेजरमेंट, क्या होगा, कलर होगा कि कोई यूनिट होगा, क्या बता, कौन बता है, देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे एक यूनिट। यूनिट अगर आपका क्लियर नहीं है, यूनिट समझ लो। आपका हाइट अगर आपसे कोई पूछता है, जैसे मेरा जो हाइट है वो 6 फीट 2, 6 फीट 2, ठीक है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ 6 फीट, तो ये क्या है, ये एक यूनिट है। इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि हम लोग मेजर कर पाए कि किसकी मदद से हम लोग इसको मेजर कर रहे हैं, कितना हाइट इसका है। उसको हम लोग मेजर करने के लिए ऐसे फिट, फीट, फिर हमारा होता है फिर इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसे हम लोग चीजें यूज करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं एक यूनिट। तो वैसे ही सीएसएस में एक यूनिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पिक्सल। ठीक है, उसका हम लोग बोलते हैं क्या, पिक्सल। पिक्सल आपने कहाँ कहाँ सुना है, अगर किसी ने सुना हो कभी ना कभी कि आपके फोन का जो डिस्प्ले है वो कितने पिक्सल बाय कितने पिक्सल का है, कौन बता पाता है, देखते हैं। आपके फोन का जो डिस्प्ले है वो कितने पिक्सल बाय कितने पिक्सल का है, ये किसने किसने सुना है, हाँ या ना। किसी ने सुना भी है ये, पहले ये बताइए। आपके फोन का जो डिस्प्ले है वो कितने पिक्सल बाय कितने पिक्सल का है, कौन बता पाता है। यस, आई हेयर इन कैमरा, यस। ठीक है, तो ये एक वैल्यू या फिर ये एक रेजोल्यूशन को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि आपके फोन में जो डिस्प्ले है उसके अंदर कितने पिक्सल्स विड्थ के हिसाब से हैं और कितने पिक्सल्स हाइट के हिसाब से हैं। उसको हम लोग बोलते हैं एक पिक्सल रेशियो या फिर रेजोल्यूशन। ठीक है, कलर्स को मिक्स करने को भी तो बोलते हैं, कलर को मिक्स करने को भी रेजोल्यूशन नहीं बोलते सर। ठीक है, तो वैसे ही रेजोल्यूशन के लिए हम लोग पिक्सल का वैल्यू यूज करते हैं, तो फॉन्ट साइज में भी हम लोग पिक्सल्स ही यूज करेंगे। ठीक है, 50 मेगापिक्सल, मेगापिक्सल अलग चीज है, वो अलग बात है। ठीक है, मैं जस्ट रेजोल्यूशन पूछ रहा हूँ। ओके, तो जो विद और हाइट के प्रॉपर्टी को हम लोग रेजोल्यूशन के हिसाब से दिखाते हैं कि मेरा फोन सपोज 300 पिक्सल बाय 700 पिक्सल होता है। ठीक है, विद 300 पिक्सल, हाइट 700 पिक्सल। इमेजेस में भी तो पिक्सल यूज होता है, इमेजेस के रेजोल्यूशन में पिक्सल यूज होते हैं, हर जगह यूज नहीं होता। ठीक है, तो वैसे ही पिक्सल्स को यूज करके हम लोग किसी फॉन्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। ठीक है, तो फॉन्ट साइज में आप लोग क्या यूज करोगे, एक पिक्सल वैल्यू, कौन सा, कितना पिक्सल। तो H2 टैग में जो पहले से होता है जो पिक्सल का वैल्यू, वो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ दिया होता है इसमें, मुझे एक्चुअली में याद नहीं आ रहा कितना होता है, बट कुछ ना कुछ होगा। तो इसके अंदर फॉन्ट साइज में अगर आप लोग कुछ लिखो, जैसे मैं टेस्ट करने के लिए मैं लिखता हूँ 100 पिक्सल। 100 लिखने के बाद कोई स्पेस ना देके, देखिए यहाँ पे स्पेस दूंगा ये काम नहीं करेगा, तो 100 के बाद एकदम बिना स्पेस दिए आपको लिखना है px। क्या लिखना है, 100 px। अगर मैं इसको सेव करूं तो मेरा जो फॉन्ट होगा वो 100 पिक्सल के हिसाब से बड़ा हो जाएगा। 100 पिक्सल के हिसाब से ये बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग अगर ये ये क्वेश्चन आपके अगर माइंड में आ रहा है कि सर हर एक लैपटॉप का डिस्प्ले, हर एक फोन का डिस्प्ले तो अलग होता है, फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 100 पिक्सल मेरे फोन में कैसा दिखेगा और लैपटॉप में कैसा दिखेगा, कौन किस किस के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, देखें। हर एक फोन का, हर एक लैपटॉप का, हर एक डिस्प्ले का रेजोल्यूशन सपोज अलग होता है। तो हम लोगों का जो 100 पिक्सल मैंने यहाँ पे लिखा है, ये फोन में कैसा दिखेगा, फिर हमारे लैपटॉप में कैसा दिखेगा और किसी टीवी में कैसा दिखेगा, माइंड में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो पिक्सल का जो वैल्यू रहता है ये हर एक ब्राउजर में सेम होता है। जो ब्राउजर आप लोग यूज कर रहे हो, जैसे मैं क्रोम यूज कर रहा हूं, अगर ये क्रोम ब्राउजर आपके फोन में है, फोन के क्रोम ब्राउजर में 100 पिक्सल का जितना विद और हाइट डिफाइंड है वो एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। उतना ही हाइट और विद एक लैपटॉप के स्क्रीन पे भी दिखेगा, बट विद अगर आपका अलग है तो वो टेक्स्ट थोड़ा ऊपर नीचे होगा, वो अलग चीज है। बट 100 पिक्सल जो ये वैल्यू है ये हर एक डिस्प्ले के लिए फिक्स्ड होता है।
मेरे फोन में, मेरे लैपटॉप में अगर 100 पिक्सल इतना दिखा रहा है, आपके लैपटॉप में भी 100 पिक्सल उतना ही दिखाएगा। इसीलिए पिक्सल का हमारा एक्चुअली एक यूनिट यूज किया जाता है, ताकि फोन, लैपटॉप और डेस्कटॉप या फिर बड़े स्क्रीन में ये वेरिएशन ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो। 100 पिक्सल मेरे लैपटॉप में भी जैसा दिखेगा, आपके लैपटॉप में भी वैसा ही दिखेगा। सपोज मेरे लैपटॉप, मेरे मैकबुक में पिक्सल डेंसिटी या फिर पिक्सल रेशियो जो होता है वो बहुत हाई होता है। जैसे ये सपोज 2.5K का डिस्प्ले है, मतलब 2400 समथिंग बाई 1440 ऐसा कुछ। तो आपका लैपटॉप सपोज उससे भी ज्यादा है, उससे उसका रेजोल्यूशन और भी ज्यादा है। तो आपको क्या लगेगा कि मेरा टेक्स्ट, मतलब जो ये 100 पिक्सल का जो टेक्स्ट है, ये मेरे लैपटॉप में इतना दिखा रहा है, तो आपके लैपटॉप में क्या 100 पिक्सल और ज्यादा बड़ा दिखेगा? नहीं, ये हर एक लैपटॉप में फिक्स्ड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, ये किसी लैपटॉप में चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ब्राउजर इसको कैलकुलेट ऐसे ही करता है, ताकि आपके पिक्सल का जो, सॉरी, आपके लैपटॉप का जो पिक्सल डेंसिटी हो या फिर पिक्सल का जो रेजोल्यूशन हो, वो हमेशा अगर अलग भी है किसी तरह, अगर वो किसी लैपटॉप से अगर अलग भी है, तो भी ये टेक्स्ट आपके लैपटॉप में ऐसा ही दिखाएगा। ये ब्राउजर कैलकुलेट करता है खुद से, ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। करंट डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है सर, वो आपको हर एक टैग के लिए गूगल करना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं रहता। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, इसीलिए टेलविंड सीएसएस में सब सारे फॉन्ट साइज एक रहते हैं। ठीक है, वो वाला वो जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। पहले ये समझ लो कि हर एक सेक्शन में, हर एक लैपटॉप में या फिर हर एक डिस्प्ले में फॉन्ट साइज सेम ही रहेगा। ठीक है, उसको डिजाइन ही ऐसे किया जाता है। वो कैलकुलेट कौन करता है? वो ब्राउजर कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा कि फॉन्ट साइज कहाँ कहाँ कैसे दिखेगा। तो 100 पिक्सल में ऐसे दिख रहा हूँ, आपके लैपटॉप में भी 100 पिक्सल ऐसा ही दिखेगा, अगर आपका लैपटॉप इतने जगह जगह पे आ रहा है तो। ठीक है, आपका लैपटॉप का अगर विड्थ इतना ज्यादा है तो आपको ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, मेरा जूम लेवल देखिए 100% पे है। अगर आपका जूम लेवल आप थोड़ा बहुत छोटा बड़ा करो तो आप लोग समझ में आएगा कि कैसे ये छोटा या फिर बड़ा होता है, हर एक स्क्रीन के विड्थ के हिसाब से। ठीक है, तो ये हुआ मेरा फॉन्ट साइज, जिससे हम लोग फॉन्ट के साइज को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है फॉन्ट का वेट। फॉन्ट का वेट क्या होता है? फॉन्ट वेट क्या होता है? फॉन्ट वेट किसको पता है? देखें, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करता है उनके लिए बहुत आसानी है ये सब समझना, बट जिनको नहीं पता फॉन्ट का वेट क्या होता है, कौन बता पाता है? चैट में लिखिए तो जरा देखते हैं, फॉन्ट वेट क्या है। पता है फॉन्ट वेट क्या है? चैट बॉक्स तो ओपन दिया, देखिए, लिखिए, लिखिए सब लोग। आई डोंट नो, यस, थैंक यू जोसफ जी, आपने एडमिट किया आपको नहीं पता, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पता है फॉन्ट वेट क्या होता है? वेट का मतलब क्या होता है? वजन। पता है ना ये? तो ये एक फनी एग्जांपल के साथ मैं बता रहा हूँ। जो वर्ड या अल्फाबेट होता है उसका वेट, यस, वेट का जो मीनिंग होता है हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं वजन। तो वजन से आप लोगों को, आपके दिमाग में क्या आता है? कोई मोटा है, कोई पतला है, यही ना? हाँ या ना, लिखो चैट में, यही ना? जो आपके आपके साइड, आपके आजू बाजू जो लोग हैं, उसका अगर वजन आप लोग सुनो, तो वो मोटा है या पतला है आपको वो समझ में आएगा, क्योंकि उसके वजन से आप लोग वही माइंड में वही इमेज डिफाइन करते हो, राइट? तो यहाँ पे भी वैसे ही काम होता है। अगर किसी फॉन्ट का वेट ज्यादा है तो वो थोड़ा मोटा दिखेगा। ये रियल लाइफ में भी होता है, यहाँ पे भी उसी लॉजिक को ही यूज किया जाता है। अगर किसी फॉन्ट का वेट ज्यादा है तो वो मोटा दिखेगा, अगर किसी फॉन्ट का वेट कम है तो वो पतला दिखेगा। ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी यूज करने के लिए यहाँ पे लिखो फॉन्ट डैश डब्ल्यू, लिखोगे यहाँ पे फॉन्ट वेट आ जाएगा। क्लिक करो, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर वैल्यूज पिक्सल्स में नहीं दिया जाता है, सुन लीजिए अच्छे से। फॉन्ट वेट के अंदर वैल्यूज जो होते हैं वो पिक्सल में नहीं दिया जाता है। वैल्यूज कैसे रहते हैं? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, नॉर्मल, ऐसी चीजें। मतलब 100 से लेके नॉर्मल तक ये सारे फॉन्ट वेट्स हैं। इनमें से आप लोग कुछ भी यूज करो, अगर वो फॉन्ट वेट किसी फॉन्ट में सपोर्टेड है, ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको समझ में आएगा। अगर वो फॉन्ट वेट जैसे 100 से लेके 900 तक अभी लेके चलते हैं, अगर कोई फॉन्ट वेट 100 में अगर यहाँ प्रोवाइड करता हूँ तो क्या होता है पहले वो देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, यहाँ पे पिक्सल विक्सल कुछ नहीं लिखना। ठीक है, ये लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करूं तो एक चीज नोटिस करो, ये पतला हो गया। 100 जो होता है ये एक यूनिट नहीं है, इसके अंदर कोई 100 से सीएसएस में समझाया जाता है कि वो फॉन्ट बहुत पतला है। अगर मैं इसको 200 करूं, देखो थोड़ा मोटा होगा।
ठीक है, मोटा हुआ कि नहीं हुआ होगा, मुझे नहीं दिखा। ये जो अगर आपको ना दिखे, जैसे मैंने 100 रखा तो भी ऐसे दिखा रहा है, मैंने 200 किया तो भी ऐसे ही दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है, मेरा जो फॉन्ट इस ब्राउजर में यूज हो रहा है वो शायद टाइम्स न्यू रोमन है, ठीक है, उस फॉन्ट का नाम। तो उस फॉन्ट में 200 फॉन्ट वेट सपोर्टेड नहीं है, इसीलिए 100 जो फॉन्ट वेट है मेरा, वही 200 में भी दिखा रहा है। अगर मैं इसको 300 करता हूं, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। कुछ नहीं हुआ, 300 फॉन्ट वेट भी सपोर्टेड नहीं है। अगर मैं इसको 400 करूं, अब देखना थोड़ा बहुत मोटा होगा, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो इसके अंदर भी 400 फॉन्ट वेट सपोर्टेड नहीं हो रहा। तो अभी देखते हैं 500 करके कुछ होता है कि नहीं। 500 भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ पता नहीं। 600 किया मैंने, 600 हो गया, ठीक है। तो 100 ये ऐसा था, 200 वही था, 300 नाम का कोई शायद फॉन्ट वेट होता नहीं है, 400 सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, 500 भी कोई डिफरेंस नहीं है, 600 जब मैंने किया तो ये ऑटोमेटिकली बोल्ड हो गया। तो 100 और 600 के बीच में जितने फॉन्ट वेट्स हैं, इस फॉन्ट में सपोर्टेड नहीं है। तो आप लोग अगर क्वेश्चन करो कि सर हमें कैसे समझ में आएगा कि किस फॉन्ट में कौन सा वेट सपोर्टेड है या नहीं, तो इसका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है, हर एक फॉन्ट का एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। आप लोग उसको चेक करो कि उस डेवलपर ने जब उस फॉन्ट को डेवलप किया तो उसने कौन से फॉन्ट वेट्स के लिए उसको बनाया है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं, आपको गूगल फॉन्ट्स पता है? आप में से कितने लोगों को गूगल फॉन्ट्स के बारे में पता है, एक बार देखें, चैट में बताइए मुझे। गूगल फॉन्ट्स के बारे में पता है आपको? पता है, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता दूं, ठीक है। गूगल फॉन्ट्स एक फॉन्ट की लाइब्रेरी है, उसके अंदर हम लोग फॉन्ट्स डाउनलोड करते हैं। मतलब कैसे चीजें, हम लोग अगर लिखे fonts.google.com, इस वेबसाइट पे आप लोग जाओगे तो यहाँ पे आप लोग देखना बहुत सारे फॉन्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। फॉन्ट्स मतलब क्या, इसको बोलते हैं हम लोग फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपने टेक्स्ट को आड़ा टेढ़ा जैसे भी मर्जी कर सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल या फिर फॉन्ट, फॉन्ट्स ही बोलते हैं एक्चुअली में। तो इसके अंदर अगर समझो कि कोई फॉन्ट मुझे अच्छा लगा, जैसे इस फॉन्ट को अगर मैं चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ। तो इस फॉन्ट को अगर मैं क्लिक करूँ, इसके अंदर जाके आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो कि इस फॉन्ट के अंदर कैसे कैसे चीजें डिफाइंड है। जैसे अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊं, स्क्रॉल करूं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेगुलर जो हमारा जो फॉन्ट है, ये सिर्फ 400 विथ पे ही या फिर फॉन्ट वेट पे ही सपोर्टेड है। ये फॉन्ट 400 फॉन्ट वेट पे ही सपोर्टेड है, इसका कोई अलग से फॉन्ट वेट नहीं है, क्योंकि ये बहुत हेवीली मॉडिफाइड फॉन्ट है। आप लोग देख सकते हो, इसका सिर्फ एक ही फॉन्ट वेट है, वो है रेगुलर 400। इसका कोई अलग से फॉन्ट वेट नहीं आता। वैसे ही अगर मैं इंटर नाम का एक फॉन्ट होता है, इंटर, अगर मैं इसको सर्च करूं, ये वाला फॉन्ट, इसमें आप लोग जाओ, यहां पे जाके आप लोग चेक करना कि कितने सारे फॉन्ट वेट्स हैं। देखो, थिन 100, 100 इटैलिक ये एक है, 200 भी है, 200 इटैलिक भी है, 300 है, 400 है, 400 के बाद 500 भी है, 600 भी है, फिर 700, 800, 900। तो क्या समझे आप लोग, कोई कोई फॉन्ट ऐसा होगा जिसमें सारे फॉन्ट वेट्स सपोर्टेड नहीं होंगे। ये आपकी गलती नहीं है, आपके वेबसाइट में वो फॉन्ट नहीं चल रहा, उस वेट में नहीं चल रहा, ये आपकी गलती नहीं है सर। आप अपने क्लाइंट को यही बताना कि ये फॉन्ट एक्चुअली में सपोर्ट ही नहीं करता इतना वेट, आपको मैं कैसे ऐड करके दूं। अगर आपको कोई ऐसा फॉन्ट दिखे जिसमें सारे वेट्स सपोर्टेड हो, जैसे ये वाला फॉन्ट इंटर, ये वाले फॉन्ट में सारे फॉन्ट वेट्स सपोर्टेड है, तो आप लोग क्या करोगे, इस फॉन्ट को यूज करोगे जिसमें सारे फॉन्ट वेट्स देखिए सपोर्टेड हैं। बट मैं जो फॉन्ट अभी यूज कर रहा हूं, ये डिफॉल्ट फॉन्ट होता है हर एक सीएसएस के अंदर या फिर एचटीएमएल के अंदर। उसके अंदर 100 से लेके 600 के बीच में कोई फॉन्ट वेट सपोर्टेड नहीं है। तो हमने क्या देखा, 100 सपोर्टेड है और 600 सपोर्टेड है। तो मैं अगर यहाँ पे 700 भी करूं, देखते हैं होता है कि नहीं। कुछ नहीं हुआ, मतलब 700 भी सपोर्टेड नहीं है। अगर मैं 800 करूं, सपोर्टेड नहीं है। 900 करूंगा तो भी शायद नहीं होगा। देखो, तो इस फॉन्ट वेट के अंदर H2 टैग में जो फॉन्ट यूज किया गया है, इसके अंदर जस्ट 100 और 900, सॉरी 100 और 600 फॉन्ट वेट ही सपोर्टेड है, उसके बाद के कोई फॉन्ट वेट्स इसमें सपोर्टेड नहीं है। समझ में आया, क्लियर है बात? हाँ एंड्रेस कीजिए या फिर चैट में बताइए, क्लियर है बात? ये चीज कितने लोगों को नया, मतलब पहली बार आप लोगों ने सुना? कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये पहली बार पता चला कि फॉन्ट का भी वेट स्पेसिफाइड होता है, जिसको हम लोग चेक कर सकते हैं?
ठीक है, ये आपको पहले पता नहीं था, अभी आप लोग जान गए हो। ठीक है, तो किसी फॉन्ट का अगर वेट आपको नहीं मिल रहा या फिर काम नहीं कर रहा, सिंपली आप लोग उस फॉन्ट के रिगार्डिंग सर्च करो, उसका वेट चेक करो, अगर काम नहीं कर रहा तो उसमें शायद वो फॉन्ट वेट सपोर्टेड है ही नहीं। क्लियर है बात? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये है फॉन्ट वेट। नेक्स्ट चैप्टर या फिर नेक्स्ट सिलेबस में क्या है? नेक्स्ट है हमारा एक बॉर्डर। बॉर्डर हमने पढ़ा है ऑलरेडी। बॉर्डर क्या करता है? किसी चीज के चारों तरफ एक बॉर्डर देने में मदद करता है या फिर फ्रेम ऐड करने में मदद करता है। मैं लिखता हूं बॉर्डर, एंटर करूंगा, मेरे सामने बॉर्डर का एक प्रॉपर्टी ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर मैं अगर लिखूं कि 1 पिक्सल, या फिर मैं अभी 1 पिक्सल से ज्यादा लिखता हूं, 5 पिक्सल सॉलिड, सपोज रेड। तो ये 5 पिक्सल क्या है? अब आपको पता है 5 पिक्सल एक यूनिट है। इस 5 पिक्सल का यहाँ पे क्या मतलब है, बॉर्डर में क्या मतलब है? ये जो 5 पिक्सल है, ये बॉर्डर में हम लोग इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम बता पाए बॉर्डर हमारा कितना पतला होगा, कितना चौड़ा होगा, या फिर कितना ज्यादा मोटा होगा। तो बॉर्डर हमारा 5 पिक्सल अगर चौड़ा हो या फिर मोटा हो तो क्या कैसा दिखेगा वो मैं दिखाऊंगा। बट सॉलिड क्या है? सॉलिड एक बॉर्डर का टाइप है। सॉलिड क्या है? बॉर्डर टाइप। सॉलिड बॉर्डर आप लोगों ने कहां कहां देखा होगा? जो बॉर्डर एकदम इवनली चारों तरफ दिखता हो वो एक सॉलिड बॉर्डर है, मतलब उसमें कोई गैप नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक सॉलिड बॉर्डर। और रेड क्या है? सिंपल चीज, ये एक कलर है। ठीक है, 5 पिक्सल बॉर्डर का वेट आप लोग बोल सकते हो ऐसे, या फिर बॉर्डर विद। सॉलिड क्या है? बॉर्डर टाइप। ठीक है, या फिर बॉर्डर स्टाइल। उसके बाद रेड क्या है? बॉर्डर कलर। ठीक है, तो अगर इसको मैं सेव करूं, देखो इस टेक्स्ट के चारों तरफ एक बॉर्डर मुझे देखने को मिल रहा है, सिंपल चीज। तो आप लोग अगर चाहो इस सॉलिड को चेंज करके कुछ और भी रख सकते हो। जैसे आप लोग सॉलिड को चेंज करके रखो डैश्ड। क्या रखो? DASHED, डैश्ड। अगर इसको मैं सेव करता हूं, अभी देखो बॉर्डर मेरा कट कट के आ रहा है, हर एक बॉर्डर के बीच में थोड़ा गैप है। तो सॉलिड बॉर्डर कैसा दिखता है अभी आपको पता है, ये वाला मेरा है सॉलिड बॉर्डर। और डैश्ड मेरा कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। समझ में आया कि नहीं? इजी चीजें ऐसे ही समझो। डैश्ड मतलब डैश डैश होगा उसके अंदर। सॉलिड क्या होगा? सॉलिड होगा, मतलब उसमें अंदर उसके अंदर कोई गैप ही नहीं होगा। क्लियर है बात? क्लियर? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस का काम क्या होता है? ये बॉर्डर आपका जो यहाँ पे दिख रहा है, देखिए इस बॉर्डर के अंदर मैं इसको सॉलिड कर देता हूँ तो अच्छे से दिखेगा ये वाला। इस बॉर्डर को आप लोग नोटिस करो, इसके कॉर्नर्स सारे शार्प है, मतलब इसके जो कॉर्नर्स है उसके अंदर कोई राउंडनेस नहीं है, वो एकदम शार्प है। तो अगर आपको किसी स्टाइल में थोड़े राउंडेड कॉर्नर्स चाहिए, जैसे राउंडेड कॉर्नर्स आपको कहाँ दिख रहा होगा? यहाँ पे देखिए, मेरा जो माउस है यहाँ पे देखिए, एकदम स्मूथ एक राउंड कॉर्नर है यहाँ पे, ये चीज आई होप सबको दिख रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं एक राउंडेड कॉर्नर। तो इसको हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं? उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा बॉर्डर डैश रेडियस, ये वाला। बॉर्डर रेडियस के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक एक रेडियस अलग होता है, ठीक है, बट बॉर्डर रेडियस आप लोग यूज करो। ये आपके हर एक टेक्स्ट के चारों तरफ या फिर किसी भी एलिमेंट के चारों तरफ एक इवन बॉर्डर देने में मदद करेगा, या फिर इवन राउंडनेस प्रोवाइड करने में मदद करेगा। ये जो बॉर्डर डैश रेडियस प्रॉपर्टी है, इसके मदद से हम लोग किसी बॉर्डर को थोड़ा स्मूथ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसके अंदर पिक्सल में वैल्यू लेता है ये, इसके अंदर मैं अगर लिखूं 10 पिक्सल, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा कौन सा वाला आपके लिए बेटर है। मेरे लिए 10 पिक्सल इनफ है। मैं सेव करता हूं, अभी देखो ये कॉर्नर्स राउंडेड हो गए। जो मेरा शार्प कॉर्नर था वो अभी राउंड हो गया है। तो उसका प्रॉपर्टी का नाम क्या है? बॉर्डर रेडियस। अभी आपको पता है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज अगर आपको याद नहीं रहते तो आपको जस्ट प्रैक्टिस करना है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी, तो आपको जस्ट यहाँ पे आना है, आपको देखना है कि किससे क्या होता है। जैसे मैंने बॉर्डर रेडियस के बाजू में ही लिख के रखा है, या फिर एक इलस्ट्रेशन बना के रखा है जिससे मुझे समझ में आए कि बॉर्डर रेडियस से एक बॉर्डर के चारों तरफ एक राउंडनेस आता है। तो उसको आप लोग यहाँ इस पीपीटी में जाके देख सकते हो। क्लियर है बात? समझ में आया हाँ या ना? बोरिंग लग रही है क्या क्लास? एक बात सुन लेता हूँ वो भी, नहीं तो फालतू में बकूंगा, आपको भी बोरिंग लगेगा, मेरे को भी बोरिंग लगेगा। ठीक है, बोरिंग तो नहीं लग रहा ना? समझ में आया? क्लियर है बात? समझ में आई? समझ में नहीं आया? नो भैया, अरे भाई भाई भाई, समझ में आया बॉर्डर रेडियस? अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू गौरव जी।
समझ में आ गया होगा अभी तक। बॉर्डर रेडियस हम लोग बॉर्डर को स्मूथ करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कोडिंग बोरिंग नहीं लगती अफसर, ओके थैंक यू। और भी बहुत चीजें हैं, अभी तो जावास्क्रिप्ट शुरू भी नहीं हुआ, ये तो कोडिंग का जस्ट 1% है। जावास्क्रिप्ट में आओगे तो और मजा आएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी है उसको ही आज लास्ट रखेंगे, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे बाकी का, एक साथ सब लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसका नाम है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन मतलब क्या होता है? आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि भाई इस इमेज का जो अलाइनमेंट है वो गलत है, या फिर ये जो दीवार बन रही है, या फिर ये जो रोड बन रहा है, ठीक है, ये जो सरकार रोड बना रही है, इसका अलाइनमेंट गलत है, ये थोड़ा सीधा होना चाहिए था, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है। सुना है कभी अलाइनमेंट? किसने सुना है, देखते हैं, हाँ या ना, अलाइनमेंट सुना है? मैंने बहुत एक ओवरऑल एग्जांपल दिया, सबने ऐसी चीजें सुनी होंगी, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट ही हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम लोग अलाइनमेंट के द्वारा बताने की कोशिश करते हैं कि भाई ये सीधा है या टेढ़ा है, ठीक है। तो अलाइनमेंट हम लोग कहाँ यूज करेंगे? अलाइनमेंट एक्चुअली टेक्स्ट में यूज होता है। टेक्स्ट अलाइन, इस प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट अलाइन। तो यहाँ पे देखो इलस्ट्रेशन या फिर एग्जांपल में टेक्स्ट अलाइन में 3 अलाइनमेंट्स मैंने मेंशन की हुई है, जैसे एक लेफ्ट अलाइन, एक सेंटर अलाइन और एक राइट अलाइन, ठीक है। ये सारे अलाइनमेंट्स हैं कि कोई टेक्स्ट अगर आप चाहो तो लेफ्ट से स्टार्ट होगा, कोई टेक्स्ट अगर आप चाहो तो सेंटर से स्टार्ट होगा, अगर कोई टेक्स्ट को आप चाहो तो वो राइट से भी स्टार्ट होगा। कैसे, हाउ, चलिए देखते हैं। तो ये जो मेरा टेक्स्ट अभी देख रहे हो आप लोग स्क्रीन पे, ये कहां से शुरू हो रहा है? आपसे मैं पूछता हूँ, एक सेकंड, इसका फॉन्ट वेट थोड़ा कम कर दूं। सपोज मैं इसको 50 पिक्सल करना चाहता हूँ, अभी बताओ ये जो टेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये किस तरफ से स्टार्ट हुआ है, मतलब इसका जो रीडिंग प्रोसेस है कहां से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप लोग बता पाओ अच्छे से देख। ये कहाँ है, लेफ्ट राइट मिडिल, कहाँ पे है? आई होप जिनको लेफ्ट और राइट का नॉलेज पता है उनको पता लग गया होगा अभी तक। इसको हम लोग लेफ्ट अलाइन बोलेंगे, ठीक है। हाँ सोम जी, सारे क्वेश्चन मैं क्लियर करूंगा, डोंट वरी, लास्ट में, ठीक है। अभी थोड़ा पढ़ा लूं, इसके बाद आप लिख के रखो क्या क्या क्वेश्चन है, आप लिखो। लेफ्ट अलाइन हम लोग अभी देखते हैं कि इंग्लिश जो लैंग्वेज होता है वो हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट होता है, मतलब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से। कुछ ऐसे भी लैंग्वेजेस हैं जैसे उर्दू, आई होप उर्दू और अरेबिक, वो सारे राइट से स्टार्ट होते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो वैसे ही कुछ लैंग्वेजेस के लिए अलाइनमेंट्स अलग से होते हैं, बट यहाँ पे अलाइनमेंट्स हम वैसे नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जस्ट इस टेक्स्ट को चाहे तो सेंटर में अलाइन कर सकते हैं स्क्रीन के, या फिर राइट में अलाइन कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट में रहता है। तो इसको चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस H2 टैग के अंदर या फिर H2 सिलेक्टर के अंदर मैं लिखूंगा टेक्स्ट डैश अलाइन। उसके बाद अगर मैं इसके अंदर लिखूं सेंटर, क्या लिखूंगा, सेंटर, सेव करता हूं। ये टेक्स्ट अभी देखो एकदम बीच में आ गया है। मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा भी करता हूं तो ये बीच में ही रहेगा। अब आपको पता है कि किसी टेक्स्ट को अगर सेंटर करना है कैसे करना है, ठीक है। ये है अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो इसके अंदर अगर आप लोग लिखो राइट, सेव करोगे तो ये टेक्स्ट राइट में अलाइन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये कैसा रहता है, लेफ्ट में रहता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट राइट में ही रहेगा, सॉरी लेफ्ट में ही रहेगा। तो आप लोग इसको चेंज करके सेंटर में ला सकते हो, बस। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये हुआ मेरे आज, मेरा जो आज का प्रोसेस था खत्म, ठीक है। समझ में आया, हाँ या ना? कितने सारे टॉपिक्स पढ़े हमने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, बाकी बाद में कल होगा, ठीक है। एक साथ निकलने की कोशिश मत करना, सारी चीजें धीरे धीरे प्रोसेस करेंगे हम लोग, सो ताकि मजा आए। अभी छोटा सा एक असाइनमेंट दूं तो चलेगा सबको? छोटा सा एक असाइनमेंट होगा तो चलेगा ना? एक सेकंड, सब बताओ, ठीक है। छोटा सा एक असाइनमेंट होगा, सबको करना है, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग इसको समझ चुके हो, ओके। तो जो असाइनमेंट है उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको एक वेबसाइट का अलाइनमेंट बनाना है, मतलब एक वेबसाइट का छोटा सा एक पार्ट बनाना है, जैसे एक ब्लॉगिंग वेबसाइट या फिर ब्लॉगिंग सेक्शन का। मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो अच्छे से। तो सपोज आपके वेबसाइट में, मैं बता देता हूँ कैसे करना है वो भी। सपोज ये आपके वेबसाइट का हेडिंग है, आप लोग हेडिंग को किसी भी तरह से डिजाइन कर सकते हो, वो आप पे डिपेंडेंट है। मैं उस पर कोई स्टाइलिंग मेथड्स नहीं अप्लाई करूंगा, वो आप पे डिपेंड है, आप अपने वेबसाइट को कैसे स्टाइल कर रहे हो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर। सपोज ये मेरा एक वेबसाइट है, इसके अंदर मैंने कुछ लिख के रखा है इंटरनल सीएसएस मेथड्स। तो मैं चाहता हूं इसके नीचे जो टेक्स्ट रहे वो उसी के बारे में हो। जैसे मैं चाहता हूं कि इसके अंदर पी टैग में कुछ लिख के रखूं, एक ब्लॉग लिखूं मैं, जैसे अगर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, एक यूएल टैग लो, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स ऐड करो, जैसे हाउ टू यूज इट, ठीक है, मतलब हम लोग इंटरनल सीएसएस को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखो,
उसके बाद इस एलआई टैग के अंदर आप लोग लॉरेम इप्सम भी ऐड कर सकते हो। सपोज लॉरेम मैंने ऐड किया, सेव करूंगा तो ये मेरा आ गया। अभी अगर इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है तो आपको पता है कैसे करोगे। तो किस टैग का आपको फॉन्ट इंक्रीज करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो। एलआई टैग को सिलेक्ट करो, यहां पे आप लोग सिलेक्ट करो एल आई। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे लिखो फॉन्ट साइज, यहाँ पे जाके आप लिखो 20 पिक्सल, सेव करोगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग बहुत सारे टेक्स्ट इसमें ऐड करो, बहुत सारे, जितना आपकी मर्जी। उसके बाद उस टेक्स्ट को कलर करो, उसको सेंटर करो, उसको लेफ्ट करो, राइट करो, जैसे प्रॉपर्टीज यहाँ पे हैं सारे प्रॉपर्टीज उस पर अप्लाई करो, सातों के सातों प्रॉपर्टीज वहां पे मतलब एकदम डाल दो। ठीक है, तो उसी से आपको ये सारे नॉलेजेस अच्छे से क्लियर होंगे कि कैसे कहाँ क्या यूज करना है। क्लियर है? तो ऐसे ही आप लोग यूएल टैग्स लो बहुत सारे, उसके अंदर टेक्स्ट बनाओ, बना के उसको डिजाइन करो अपने हिसाब से, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। डिजाइन करके जिसका डिजाइन सबसे बढ़िया होगा वो मैं कल वाले क्लास में शो करूंगा, यहाँ पे नाम के साथ उसको मैं दिखाऊंगा कि इसका डिजाइन बहुत बढ़िया है। ज्यादा ज्यादा प्रॉपर्टीज यूज मत करना जो हमने यूज नहीं किया है, ताकि बाकी को समझने में ना आए। ठीक है, जो हमने अभी तक यूज किया है उसमें से ही आप कितना अच्छा डिजाइन बना पा रहे हो वो मैं देखूंगा कल। ठीक है, ये सब सेंड करना मुझे, एक जस्ट स्क्रीनशॉट लेना, मुझे व्हाट्सएप में सेंड कर देना, मैं वहां से जाके देख लूंगा। समझ में आ गया? क्लियर है बात? हाँ या ना? सारे टैग्स यूज करो, सारे टैग्स को मिला के एक अच्छा सा डिजाइन बनाओ जो कि सबको देखने में आसानी हो या फिर सब लोग समझ पाए। क्लियर है? करोगे ना? एक बार देख लू सब लोग, सबको मैं एक बार परख लू करोगे कि नहीं। कौन कौन करेगा, हैंड रेस करो। देयर आर 24 पीपल हियर, सबको तो करना चाहिए, सबके लिए ही रिकमेंड करूंगा ताकि आपको अच्छे से बात की चीजें मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक्स हो वो समझ में आए। ठीक है, तो आई होप्स ये 8 लोगों के अलावा जो लोग हैं यहाँ पे वो लोग भी करेंगे। अगर नहीं करना है तो ये आप पे डिपेंड है। ठीक है, आप लोग जस्ट क्लास कर रहे हो, इसका कोई असाइनमेंट भी लो, खुद से भी प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। ठीक है, ऑल राइट, चलिए फिर अभी आते हैं क्वेश्चंस पे। बोलिए, अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, हैंड में डाउन करता हूं। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है अभी तो फील फ्री टू टॉक विथ मी। ठीक है, तो टॉक टू मी माय बैड। तो आप लोग हैंड रेस करके रखो, एक एक करके बात करेंगे। ओके, देवेंद्र जी बोलिए, आप ही पहले हैं, आप ही बोलिए। सर जैसे अपने पास सिलेक्टर होते हैं, हाँ आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर। हाँ, तो आईडी और क्लास सिलेक्टर में अपन सबसे ज्यादा, ये दोनों तो डिफरेंट हैं, बट इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा सिलेक्टर यूज होता है? इसका एक अलग से सेक्शन है देवेंद्र जी, देखिए सेकंड मैं दिखाऊं। जी इसका है सर। अलग से सेक्शन बनाया मैंने, आईडी क्लास। ठीक है, तो इन दोनों हाँ में क्या डिफरेंस है, क्या होगा, सब उस सेक्शन में आपको अच्छे से समझा दूंगा। अभी इतना प्रेशर मत लो। जी सर। ठीक है, जस्ट जी स्टिक विथ मी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ है इसमें जो आपको समझ में नहीं आएगा। सर, बट यूनिवर्सल सिलेक्टर में थोड़ा सा डाउट है। हाँ ये भी है सर, ये देखो कहाँ गया मेरा यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, डिसेंडेंट, चाइल्ड, ये सब सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, एलिमेंट 21 डेज में हम लोग सिलेक्टर सब में पढ़ेंगे। प्रॉब्लम हो जाएगा सर, एलिमेंट सिलेक्टर में। सबको समझ में आ जाएगा, मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, सब कुछ एग्जाम्पल एकदम इजीएस्ट एग्जाम्पल मैं देने की कोशिश करता हूँ ताकि सबको समझ में आए। ओके सर। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो मुझे बताना, फिर हम लोग अलग से पढ़ेंगे कुछ ना कुछ। जी सर। ओके, तो मैं समझाता कैसे हूँ ये भी आप समझ लो। जैसे मैंने पढ़ा था मेरी लाइफ में, मतलब जब मैं पढ़ता था, जब मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की थी तब मुझे जैसे समझ में आया था मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ ताकि आपको भी वैसे ही समझ में आए। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट एनीथिंग, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, सब कुछ हम लोग बाद में देखेंगे एक करके। ओके सर। ओके, सारा जी बोल रही है डिफ टैग को कॉलम वाइज कैसे यूज करते हैं। कॉलम वाइज ग्रिड यूज करो, अगर आपको अभी यूज करना है ये सब, आप ग्रिड यूज करके उसको कॉलम वाइज सजा सकते हो। सोम जी बोल रहे हैं सर किस किस एलिमेंट को अलाइन कर सकते हैं, क्या टेक्स्ट अलाइन से हम डिफ टैग को भी सेंटर, नहीं, टेक्स्ट अलाइन से उस डिफ टैग के अंदर कोई जस्ट अगर कोई टेक्स्ट है तो वो सेंटर होगा, बाकी कुछ सेंटर नहीं होगा। टेक्स्ट अलाइन, नाम में ही टेक्स्ट अलाइन है तो उसमें और कोई एलिमेंट्स कैसे सेंटर होंगे ना। आप बताएंगे क्या ग्रिड का कॉन्सेप्ट? हाँ मैं ट्राई करूंगा ग्रिड बताने के लिए, बताने का। ओके, तो इसमें फ्लेक्स बॉक्स है, ग्रिड में इसमें क्यों नहीं रखता, क्योंकि बेसिक जिनको एकदम नहीं पता वो ग्रिड समझ के कुछ उसका उनका काम नहीं है, इसीलिए मैं ग्रिड अभी नहीं रखता। बट आपको अगर जानना है ग्रिड क्या होता है वगैरह वगैरह,
तो मैं ट्राई करूंगा, अगर सब कुछ खत्म हो जाए उसके बाद मैं ग्रिड बनाने की एक बार कोशिश करूंगा। जॉली जी बोल रहे हैं सर वन क्वेश्चन, हाँ बोलिए प्लीज। सर क्या हम इमेज का एक्सटेंशन बदल सकते हैं? हाँ, इमेज कन्वर्टर यूज करो। आपको ऑनलाइन बहुत सारे कन्वर्टर्स मिल जाएंगे, जेपीजी टू पीएनजी, पीएनजी टू जिफ, जिफ टू एनीथिंग। ऐसे बहुत सारे कन्वर्टर्स आपको इमेज इमेज के ऑनलाइन में ही मिल जाएंगे। गूगल पे सर्च करो किस एक्सटेंशन से किस एक्सटेंशन में आपको जाना है, तो वो आपको कन्वर्ट करके दे देगा। हर एक एक्सटेंशन का काम अलग होता है, जैसे जेपीजी, पीएनजी, इनका काम अलग है, इसीलिए इनका एक्सटेंशन अलग होता है। तो आप अगर जस्ट एक्सटेंशन का नाम चेंज कर दो तो वो काम नहीं करेगा ठीक से। गूगल फॉन्ट्स को एचटीएमएल फाइल में कैसे यूज करें, हाँ वो भी है नेक्स्ट, वो भी मैं दिखाऊंगा सारा जी, डोंट वरी। ये भी है नेक्स्ट, मैं दिखा देता हूँ एक सेकंड। ये फॉन्ट फैमिली, इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग उसको देखेंगे, गूगल फॉन्ट्स को कैसे एचटीएमएल में यूज करना है। टेंशन ना लो आप, ठीक है, सब कुछ पढ़ लेंगे एक साथ। बेसिक्स सारे क्लियर हो जाएंगे जो आपको यूट्यूब से नहीं मिलता, क्योंकि यूट्यूब पे मैं भी पढ़ाता हूँ, मुझे भी पता है यूट्यूब में प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, तो इसीलिए मैं लाइव क्लासेस भी कराता हूँ, इसीलिए एक ही कारण है। सर एक बार डिफ टैग को सीएसएस का यूज करके बता देना सर। हाँ ऑब्वियसली, ये क्या है, ये कोई बात हुई? वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सीएसएस के अंदर, कैसे डिफ को सेंटर करना है। आप लोग अगर मेरा गिटहब प्रोफाइल चेक करो, वहां पे भी लिखा हुआ है कि आई एम लर्निंग हाउ टू सेंटर अ डिव। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, और उसको सार्केज्म के हिसाब से लिया जाता है कि कोई अगर सीएसएस सीख रहा है तो उसको डिफ कैसे सेंटर करना है वो नहीं पता। ठीक है, तो उसको भी हम लोग जानेंगे कैसे उसको सेंटर करना है। एक उपाय है फ्लेक्स बॉक्स, नेक्स्ट उपाय है ग्रिड। तो आप लोग कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो, या फिर मैक्स विद, या फिर आप लोग मार्जिन ऑटो भी यूज कर सकते हो, कुछ भी, बहुत सारे ऑप्शन है, बट मेनली यूज किया जाता है फ्लेक्स बॉक्स, क्योंकि वो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, नाम में ही फ्लेक्स है, ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल ही होगा। बताइए और कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, सुन लूं थोड़ा, मेरा भी थोड़ा रिवीजन हो जाए आपकी आपकी वजह से। डिव में बहुत कंफ्यूजिंग होता है क्या, फ्लेक्स बॉक्स यूज करना? कुछ कंफ्यूजिंग नहीं होता, अगर आप प्रैक्टिस करो ठीक से तो कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, सब समझ जाओगे। और कोई क्वेश्चन एनीबॉडी, आप बता सकते हो। चैट बॉक्स ओपन है या फिर माइक भी इवन ओपन है, आप लोग माइक पे भी बता सकते हो। मूव करने में डिफ के अंदर डिव लेने के बाद, हाँ वो भी दिखाऊंगा। सोम जी कितना चिंता करते हो आप यार, सोते नहीं हो क्या रात में? थोड़ा सोया करो, इतने इतना चिंता मत किया करो, सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। सब आपको समझ में आ जाएगा, डिफ के अंदर डिफ को कैसे मूव करना है, एक डिफ से बॉक्स कैसे बनाना है, एक सर्कल कैसे बनाना है, उसको फिर कैसे मूव करे, सब कुछ है इसके अंदर। सो जाओ थोड़ा, थोड़ा चिंता मत करो इतना। और कोई क्वेश्चन अगर किसी के माइंड में है, आप लोग माइक ओपन करके बता सकते हो, या फिर चैट बॉक्स ओपन है, चैट में भी बताओ, माइक में बताओ, ताकि मुझे पढ़ने में थोड़ा टाइम कम लगे और मुझे सुनने में भी थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। चाहो तो माइक में भी बता सकते हो। शुपोगा जी अगर आप सुन रहे हो तो एक सेकंड एक काम करना, आज जो मैंने पढ़ाया, कल क्वेरीज आपको आएंगी शायद, ठीक है, तो आप एक काम करना, वो सारी चीजें उस ग्रुप में डिस्कस कर लेना सबसे, ठीक है, कि आज मैंने क्या पढ़ाया है, वो हाँ सर तो भेज आएंगे। दिया सर, मैंने भेज दिया पहले ही। हो गए, थैंक यू थैंक यू, थैंक्स। वेलकम सर। आज इनका ही क्लास है, सुप्रकाश जी का ही क्लास है फुल स्टैक का, ठीक है, तो आप उनसे भी क्वेश्चन कर सकते हो कि कैसा होता है फुल स्टैक का क्लास। वो मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है, वो बहुत अच्छा कोड करता है, तो आप लोग उनसे भी उससे भी पूछो कि कैसा चलता है फुल स्टैक, क्या होता है उसमें, सब लोग सब पूछो, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में। रोहित जी कुछ बता रहे हो क्या? एक सेकंड देख लूं। सर ये डेटा एनालिसिस का कोर्स सर कराते हैं सर क्या? नहीं, डेटा एनालिसिस अभी तक शुरू नहीं हुआ। अगर आपको डेटा एनालिसिस आता हो तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आपको मेंटर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। सर हमसे आते नहीं सर। ठीक है, तो अगर डेटा एनालिसिस आपको जानना है तो अभी तक शुरू नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास मेंटर्स की कमी है, ठीक है, तो मेंटर्स अगर मिले तो ऑब्वियसली कराएंगे हम लोग। जी सर। सर वैसे मतलब डेटा एनालिसिस के लिए मतलब यूट्यूब से वगैरह वीडियो देखना उसमें कुछ बताएंगे सर? मुझे देखिए, मैं डेटा एनालिस्ट नहीं हूँ, ठीक है, पर्सनली।
तो मुझे नहीं पता कि कैसे, जैसे मैं डेवलपमेंट के लिए जैसे रिसोर्सेज मैं प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो सब, मुझे डेटा एनालिसिस के बारे में उतना कुछ नहीं पता, इसीलिए मैं आपको जो रिसोर्सेज दूंगा वो गलत भी हो सकता है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता एक्चुअली। जी सर। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, आप चेक कर सकते हो। तो मेनली जो रिसोर्स आपको अच्छे से मिलेगा वो गूगल में आपको सर्च करके मिलेगा, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होगा। वो उससे बढ़िया रिसोर्स कुछ नहीं है। जो लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो लोग वहीं से नॉलेज गैदर करके पढ़ाते हैं। सर यूट्यूब से वीडियो देख रहा है सर, उतना समझ में नहीं आ रहा मुझे। नहीं आएगा, क्योंकि वो डेटा एनालिसिस एक्चुअली में थियोरिटिकल नॉलेज उसमें ज्यादा रहता है। तो आपको पहले वो जी थियोरिटिकल पार्ट डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगा, फिर आपको अगर कोई प्रैक्टिकलिटी में दिक्कत आ रहा है तब अब यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। जी। ठीक है, जो मैं फॉलो ओके सर। करता हूँ वही मैं बता रहा हूँ, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। खुशी जी बोल रहे हैं इन व्हिच ग्रुप। शुभ प्रकाश जी अभी कौन सा ग्रुप है, GDB 35 शायद, हाँ फुल स्टैक का ग्रुप, फुल स्टैक के ग्रुप में है वो। ठीक है, फुल स्टैक का जो कोर्स होता है, कोर्स नहीं बोलूंगा, क्लासेस ही ऐसे ही होती है क्लासेस, बट उसमें रिकॉर्डिंग सब कुछ होता है। तो उस ग्रुप में है शुभप्रकाश जी, तो वहां पे हम लोग फुल स्टैक के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं, जानते हैं। अभी हम लोग का क्या चल रहा है शुभप्रकाश जी, याद आया? मुझे याद नहीं आ रहा, एरे चल रहा था शायद ना? हाँ से एरे कंप्लीट हो गया और हाँ, एक प्रोजेक्ट एरे दिया था। मेथड्स, यस, एरे हाँ मेथड्स चल रहे हैं अभी, एडवांस जावास्क्रिप्ट, सिंपल चीज। डिजाइन नहीं आता तो सर लगता है कुछ नहीं बनता। जेस एक इंटरव्यू में डायनामिक कार्ड बनाने को बोला था, वो भी रेस्पॉन्सिव मैंने सर एलिमेंट क्रिएट करके डॉम का यूज करके किया था, बट मोबाइल में एक एक करके कार्ड नहीं हुआ था। अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट से आपका मेन, उसको आप डायनामिक बनाओ। ठीक है, जावास्क्रिप्ट से उसको पहले डायनामिक बनाओ। डायनेमिक मतलब शायद उसमें कोई डेटा फेटा ऐड करना होगा, उसी को मैं डायनेमिक समझता हूँ। उसके बाद अगर उसको मोबाइल में रिस्पॉन्सिव करना है तो मीडिया क्वेरीज यूज कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट में मीडिया क्वेरीज नेटिव सपोर्ट में उतना ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि मीडिया क्वेरीज CSS में ही सबसे बढ़िया यूज होता है। ठीक है, अगर आपको मीडिया क्वेरीज जानना है तो आप यूट्यूब का सहारा लो, या फिर कोई भी गूगल से डॉक्यूमेंटेशन उठा के देख सकते हो। ठीक है, तो मेनली डायनेमिक या फिर फंक्शनैलिटी के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, उसको रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए CSS ही बेटर है मेरे लिए, जो मेरे को जो लगता है। बताइए सिमरन जी। हेलो सर। सर आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है बोलिए। सर कल ना मेरा एग्जाम था, तो मेरे को पूछना था कि जैसे हमें सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करना चाहिए कि सेक्शन A B C, या फिर हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, मतलब इम्प्रेशन किस पे अच्छा पड़ता है? मतलब कौन से सेक्शन में, ये मुझे पता नहीं चला। सर मतलब क्या नहीं पता लगा? मतलब किस सेक्शन की बात कर रहे हो आप, वो मुझे सर मतलब समझ। एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चंस नहीं होते सेक्शन ओ, A B C, ऐसे नहीं होता? वो कि कॉलेज में हो आप अभी? ऑब्वियसली कॉलेज में ही होगे, तभी ये क्वेश्चन आ रहा है आपको। जस्ट जो आपको पहले आता है उसको पहले अप्रोच करो। एग्जाम्स में कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता कि आपको ग्रुप A ही करना है पहले, फिर ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D, नहीं। आपको जो लगता है कि पहले मुझे करने से टाइम मेरा बचेगा या फिर टाइम में मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, तो आपको पहले वो यूज करना पड़ेगा। मतलब वो उसी को अटैक करो पहले। ठीक है, पहले सपोज ग्रुप D में आपका क्या रहेगा, 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, तो आप पहले चाहो तो उसको भी कंप्लीट कर लो। फिर आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर करने के लिए, आप अच्छे से सोच पाओगे, क्योंकि ज्यादा नंबर उसी छोटे छोटे क्वेश्चन में ज्यादा है, मतलब आता है, क्योंकि MCQ वगैरह रहता है उसमें ज्यादा। तो आप पहले चाहो तो ग्रुप D भी कंप्लीट करके फिर ग्रुप C, ग्रुप B, ग्रुप A ऐसे कर सकते हो, वो भी चलेगा। एग्जाम्स में वो मैटर नहीं करता। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हो तब तो जस्ट जो आपका शीट रहेगा उसका लेंथ चेक किया जाता है, उसके अंदर क्या है वो भी चेक नहीं किया जाता। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ। JIS जिस सेक्शन का नॉलेज बेटर है उसको बेटर, यस मैं भी वही बोल रहा हूँ गौरव जी, एकदम सही। थैंक यू जोसा जी, सर। सर पर हमारे ओके। 13 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन, मतलब। अच्छा अच्छा, तो वो तो दिक्कत नहीं है, फिर तो कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, थैंक ओके, यू। मोस्ट वेलकम। नहीं, जोसेफ जी बोले सर भाई गाड़ी साइड में लगा लो। हाँ, एक एक जन का वो आवाज आ रहा था बैकग्राउंड से। ओके, और कोई क्वेश्चन हेलो एनीवन? सर। हाँ बोलिए रोहित जी। जी सर, जैसे मेरा 2019 का पास आउट है मैकेनिकल। सर अच्छा तो करियर गैप की वजह से मेरे को जॉब में दिक्कत हो रही है सर वैसे। अच्छा, जी, तो फिर क्या करना चाहिए सर इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में आपका कैरियर गैप कितना है? सर 6 साल हो रहे हैं सर कंप्लीट किया, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा था। गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा था, ओके। फिर तो आपको
अभी मैं बोलूंगा आप पहले एक काम करो, 6 साल का करियर गैप, ये भी मुझसे जी पूछना ये गलत होगा, मैं करेक्ट आंसर दे भी पाऊंगा ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट मेरे हिसाब से जो लगता है, आप पहले किसी फील्ड में एक्सपर्टीज अचीव करो। जैसे सपोज किसी डिग्री में आपने गया, जैसे मैकेनिकल आपका कंप्लीट है, ठीक है, आपका करियर गैप आईटी फील्ड जी में बहुत ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। तो आईटी फील्ड में करियर गैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तब आईटी मतलब जो एचआर रहेगा, या फिर एचआर ही ज्यादा क्वेश्चन करता है, वही सबसे ज्यादा मतलब वेला होता है सारे ऑफिस में। तो वो आपसे पूछेगा कि क्यों करियर गैप आपका है, ठीक है। तो आप क्या बताओगे कि मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तब वो आपका एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव उसको समझ में आएगा कि वो किसी और चीज में टाइम वेस्ट किया उसने, इसीलिए नहीं हुआ, फिर